मैं आज बता रहा हूँ। एक था भ्रूण कोश के आधार पर, भ्रूण कोश के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, अर्थात भ्रूण कोश उपस्थित है या नहीं है। पहला अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज जिसे कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, या इसको नॉन एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, यानी कि अभ्रूणपोषी बीज। और दूसरा है भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज अर्थात एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि एल्ब्यूमिनस सीड। अंग्रेजी में इसको दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभ्रूणपोषी, अब इसका मतलब ये है कि इसमें भ्रूणपोष कभी था ही नहीं। भ्रूणपोष होता है क्योंकि भ्रूणपोष जो है वो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष का काम है विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो ऐसे बीज जिनमें बीज के परिपक्व होने और भ्रूण के विकास प्रक्रिया के दौरान, यानी बीज का परिपक्व होना और भ्रूण का विकसित होना, उस दौरान सारा भ्रूणपोष खत्म हो जाता है, सारा भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो भ्रूणपोष है उसको जब बीज परिपक्व होता है, उसके अंदर भ्रूण का विकास होता है, तो वो विकासशील भ्रूण सारा भ्रूणपोष खत्म कर देता है, समाप्त करता है। अर्थात अब उनमें भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है, भ्रूणपोष बचता नहीं है। इसलिए ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और इसके उदाहरण है कौन सा? अधिकांश द्विबीजपत्री बीज, अधिकांश द्विबीजपत्री बीज अर्थात मोस्ट डाइकोट सीड, इनमें लगभग भ्रूणपोष समाप्त होता है। अपमान स्वरूप अरंडी या कुछ में बचता है, चना, सेम, मटर, सरसों, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री हैं और इनमें भ्रूण के विकास के दौरान और बीज के परिपक्व होने के दौरान भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, ठीक है। और दूसरी ओर भ्रूणपोषी बीज जिनमें बीज का परिपक्वन हो रहा है, बीज मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, साथ साथ भ्रूण भी उसके अंदर क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन बीज का परिपक्वन भी हो गया, भ्रूण का विकास हो गया, फिर भी भ्रूणपोष शेष बच जाता है, भ्रूणपोष शेष बच जाता है, अर्थात वो पूरा समाप्त नहीं होता, फिर भी भ्रूणपोष पाया जाता है। ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणपोषी बीज। एक बार फिर से, बीज के परिपक्व होने और भ्रूण के विकास के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं हो पाता, अर्थात कुछ मात्रा में भ्रूणपोष बच जाता है, ऐसे बीजों को भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और ये है अधिकांश एकबीजपत्री बीज, एकबीजपत्री बीजों में अर्थात मोस्ट मोनोकोट सीड, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, नारियल, नारियल के जो गिरी या चिटकी खाते हैं वो भ्रूणपोषी है, ठीक है। तो ये एकबीजपत्री है, इनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, भ्रूण का विकास हो गया। हालांकि ऑर्किड या कुछ ऐसे पादप है वो एकबीजपत्री है, परंतु उनमें भ्रूणपोष समाप्त होता है, यानी कि कुछ अपवाद इधर भी हैं और कुछ अपवाद इधर भी हैं। जैसे यहाँ अरंडी, अरंडी द्विबीजपत्री है परंतु वह भ्रूणपोषी है, जबकि उसको क्या होना चाहिए था? अभ्रूणपोषी। और इसी प्रकार ऑर्किड यहाँ है जो कि मोनोकोट है, लेकिन वह उसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। तो अब है इन अधिकांश द्विबीजपत्री बीजों में अभ्रूणपोषी, क्योंकि भ्रूणपोष समाप्त होता है, और अधिकांश एकबीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है। तो यह है। और इसके अलावा एक थोड़ा और चीज रह गई थी, जब बीज का परिपक्वन हो रहा था, ये तीसरे पार्ट में है बीज का परिपक्वन। हमने कहा था कि ये बीजांड काय है और
उसके अंदर है आपका मादा युग्मकोद्भिद, और इसके अंदर 3 कोशिकाएं यहाँ और 1 कोशिका बीच में और 3 कोशिकाएं यहाँ। निषेचन के पश्चात ये बन जाता है 2n और सहायक कोशिका होती है नष्ट। ये होता है आपका युग्मनज जो आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, और ये होता है तुम्हारा प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका। प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका जो 3n होता है और ये बनाता है भ्रूणकोश, और सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। सहायक कोशिका नष्ट होती है और फिर बीजांड धीरे धीरे बीज में बदल जाता है, और साथ जो बीजांड काय है इसके भी समाप्त हो जाता है। परंतु कुछ बीजों में ये एक पतली परत के रूप में पाया जाता है जिसे परिभ्रूणकोश कहते हैं। बीजांड काय पूरी तरह समाप्त नहीं होता कुछ पौधों में, ठीक है, और वो एक पतली परत के रूप में रहता है परिभ्रूणकोश, जैसे कि काली मिर्च और चुकंदर में ऐसा होता है। चुकंदर ऐसा होता है। इसके अलावा आपने लीची देखा होगा, लीची में जो है ये बीज है और उसके बाद एक सफेद रंग का आवरण होता है। सफेद रंग का आवरण होता है, ये भी बीजांड का है जो भी खाया जाने वाला भाग है। इसको बोलते हैं एगिल। क्या कहते हैं इसको? एगिल। यानी कि संपूर्ण बीज के जो बाहर है वह एक मांसल सफेद रंग का होता है जो खाया जाने वाला है, ये लीची में एगिल होता है। इसके अलावा अरण्य में जो है वो बीजांड द्वार क्षेत्र है। बीजांड द्वार क्षेत्र में एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। यहाँ तो पूरे चारों तरफ खाया जाता है, मांसल होता है, लेकिन अरण्य में केवल बीजांड द्वार क्षेत्र पर एक शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। इसको कहते हैं कैरंकल। कैरंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरंकल। और अधिकांश एक बीजपत्री में यहाँ एक प्लगनुमा संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं ओपरकुलम। क्या कहते हैं? ओपरकुलम। ये 2-3 चीजें से छूट गई थी। आज हम शुरू करते हैं चौथा लेसन, जिसका नाम है जन्म की विशिष्ट विधियां। जन्म की विशिष्ट विधियां। हमने अब तो देखा था कि पौधों में मुख्यतः 2 तरह का जन्म होता है। 2 तरह का जन्म होता है। एक का नाम है आपका अलैंगिक जन्म और दूसरे का नाम है लैंगिक जन्म। क्या नाम है? लैंगिक जन्म। इसमें युग्मक नहीं बनते, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और अलैंगिक जन्म, और इसमें युग्मक बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। इसी में एक कायी जनन भी जो है वो अलैंगिक जनन का ही भाग है। ठीक है, आज हम पौधों में कुछ विशिष्ट तरह की जनन विधियों की चर्चा करेंगे जो न तो स्पष्ट रूप से अलैंगिक है और न स्पष्ट रूप से लैंगिक है। उन्हें ही कहते हैं जनन की विशिष्ट विधियां। यानी सामान्यतः पौधों में अलैंगिक और कायिक और लैंगिक जनन पाया जाता है, परंतु प्रकृति में ऐसे कई पादप है जिनमें इन 2 जननों के अलावा भी जनन होता है, उसे हम जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। अब वो विधियां कौन है? विशिष्ट विधियां। विशिष्ट विधियां नंबर 1 असंग जनन। असंग जनन या एपोमिक्सिस। असंग जनन या एपोमिक्सिस। और दूसरा आ गया आपका, ठीक है, दूसरा आ गया अनिषेध बीजता, जो कि आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ। अनिषेध बीजता एक गेमो स्पर्मी। पहला असंग जनन एपोमिक्सिस, दूसरा अनिषेध बीजता एक गेमोस्पर्मी, तीसरा सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, और इसको चाहे हम ऊतक संवर्धन भी कह सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म प्रवर्धन ही एक प्रकार का ऊतक संवर्धन है। और चौथा है आपका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये जनन की कुछ विशिष्ट विधियां हैं जो न स्पष्ट रूप से अलैंगिक है और नहीं लैंगिक है। उनके
अनिषेध बीजता आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, कायिक प्रवर्धन भी आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है। हालांकि यहाँ पे हम उसकी चर्चा करेंगे, मेन फोकस करेंगे असंग जनन पर और सूक्ष्म प्रवर्धन। तो पहला मैं टॉपिक ले रहा हूँ असंग जनन, एपोमिक्सिस। सिंपल सी परिभाषा है इसकी, सिंपल सी है असंग जनन। लैंगिक पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, उस लैंगिक जनन का किसी ऐसी तकनीक या ऐसी विधि द्वारा, लैंगिक जनन का किसी ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, अर्थात उसके स्थान पर दूसरा, लैंगिक जनन का किसी ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन होना जिसमें शर्त वही है, अर्धसूत्रण यानी मियोसिस व निषेचन न हो, असंग जनन कहलाता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लैंगिक जनन का किसी ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन होना जिसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस और फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन न हो, उसे असंग जनन कहते हैं। ठीक है, असंग जनन कहते हैं। अब इसमें एक वैज्ञानिक है हैंस विंकलर ने 1908 में ये परिभाषा दी है। इसने दी है, हैंस विंकलर ने ये कर दिया कि लैंगिक जनन का किसी ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन होना जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन न हो, असंग जनन कहलाता है। ये हैंस विंकलर ने 1908 में दिया था। इसके अलावा अनेक भ्रूण की बेताओं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो भ्रूण पर अध्ययन करते हैं, अब भ्रूण का बनता है आमतौर पर निषेचन के बाद बनता है, तो उन्होंने इसके अंतर्गत, इस असंग जनन के अंतर्गत अनिषेध विस्तार, कायिक प्रवर्धन, इनको भी शामिल किया है। तो कहने मतलब कुल मिला के कि पौधों में बीज भी बन जाएगा, भ्रूण भी बन जाएगा, परंतु बीज और भ्रूण बनने के दौरान न तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और न ही निषेचन होगा। इसका मतलब इसमें अलैंगिक जनन भी है और लैंगिक जनन भी है, क्योंकि न तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और न निषेचन हो रहा है। इसका मतलब यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन की परिभाषा ये होती है, ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन हो, तब तो ये अलैंगिक जनन है। लेकिन चूंकि इसमें भ्रूण और बीज का दोनों का निर्माण होता है, जो कि आमतौर पर लैंगिक जनन के बाद ही बनते हैं, ये लैंगिक जनन के रूप है। तो ये अलैंगिक जनन के रूप कौन से हैं? ये दोनों। और लैंगिक जनन के रूप कौन से हैं? ये दोनों। इसका मतलब ये देखा जाए तो दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिश्रण है। अलैंगिक जनन की तरह अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन भी नहीं हो रहा है, तब तो कहेंगे हम अलैंगिक जनन। और दूसरा, जो इसमें भ्रूण और बीज बनते हैं तो कहलाएगा लैंगिक जनन। ठीक है, इसलिए ये होता है। अब जितने भी प्रकार के हैं, असंग जनन को भी दो भागों में बांटा गया है। असंग जनन को दो भागों में बांटा गया है। असंग जनन एक भाग आ जाता बीजाणुद्भिद, असंग जनन, और दूसरा आता है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद माने स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, और ये होगा गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। एक बार फिर से ध्यान, जहां बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट ये शब्द आएगा, इसका मतलब वो 2n या द्विगुणित है। गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता है, चाहे कितने जोड़े हो। ठीक है, और जहां शब्द आएगा युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट, वहां क्या होगा? n होगा। क्या होगा? n होगा। अब इसके लिए आपको बीजांड की संरचना दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कार्पेल या स्त्री केसर बना रहा हूं, जिसके 3 भाग होते हैं। ऊपर का भाग वर्तिकाल, बीच का भाग वर्तिका और नीचे का भाग अंडाशय।
अंडाशय, ठीक है। और अंडाशय के अंदर या तो एक या एक से अधिक क्या होते हैं, गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक बीजांड की संरचना बना रहा हूं, ये बीजांडासन, ये बीजांड वृंत और ये हो गया बीजांड, ये बीजांडासन जहां से बीजांड उत्पन्न होता है, ये हो गया बीजांड वृंत और ये हो गया बीजांड। बीजांड में जो है एक या दो अध्याय होते हैं, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण और बीजांड काय, जो इसका मुख्य भाग है बीजांड काय। यहां तक कि सभी संरचनाएं 2n है। कौन सा, बीजांड वृंत, सॉरी बीजांडासन, बीजांडासन, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण, अंत अध्यावरण, ठीक है। और ये बीजांड काय। यहां तक कि सारी संरचनाएं सब 2n है, यानी कि बीजांड वृंत कहलाती है। इसके अंदर अगुणित युग्मकोद्भिद होता है, अगुणित युग्मकोद्भिद होता है, जिसको कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद, ये वाला, जो कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनता है। इसलिए दूसरे चैप्टर में गौर करना कि एक सक्रिय गुरु बीजाणु से 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से फिर 4 कोशिकाएं और 4 से फिर 8 कोशिकाएं बनती हैं। लगातार 3 समष्टि विभाजन, तो उनमें से 3 कोशिकाएं, 3 केंद्रक कोशिका के रूप में यहाँ, ठीक है, 3 यहाँ और 2 एक यहाँ से बीच में कोशिकाएं, जो बाद में एक हो जाती है। तो ये पूरा जो संरचना है, इसको भ्रूण कोश, इसको भ्रूण कोश, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद ये अगुणित होता है, बाद में ये कोशिका भले दुगुणित हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं इसको छोड़ो, भ्रूण कोश छोड़ो, भ्रूण कोश के बाहर बीजांड काय या अध्यावरण, ये कैसे हैं, 2n है। तो अब प्रश्न है हमारा, असंक्रमण 2 तरह होता है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। पहला बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक वाला, जब किसी भ्रूण का विकास, जब किसी भ्रूण का विकास, ठीक है, बीजांड काय या अध्यावरण, परिभाषा लिख दूं मैं ऊपर, जब भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास बीजांड के बीजांड काय अर्थात न्यूसेलस, जो कि 2n होता है, या अध्यावरण, ये भी 2n होता है, अध्यावरण की किसी कोशिका से होता है, कि किसी कोशिका से होता है, तब उसे बीजाणुद्भिद असंघनन कहते हैं। क्योंकि भ्रूण बनता है, भ्रूण बनता है उसके बाहर बीज बन जाएगा, लेकिन ध्यान दें वो बीजांड काय और अध्यावरण की दुगुणित कोशिका से होगा, तो उसे बीजाणुद्भिद असंघनन कहते हैं। और दूसरी ओर युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइटिक, जब भ्रूण का विकास इस भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, जो कि अगुणित होता है, क्योंकि यह n कोशिका से बना था, ठीक है, तो ये पूरा कहलाता है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश। इसकी किसी अगुणित कोशिका से होता है, वो भी बिना निषेचन के, निषेचन तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा था, सीधे बीजांड का या अध्यावरण की किसी कोशिका से बिना निषेचन और अर्धसूत्री, शब्द वही है, निषेचन भी नहीं होना है और अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होना है, सीधे बीजांड काय की किसी कोशिका से या अध्यावरण की किसी कोशिका से बन रहा है, तो कहलाएगा बीजाणुद्भिद। उसमें शर्त है न तो निषेचन होना है, न अर्धसूत्री विभाजन होना है। सिंपल सा है कि जब किसी भ्रूण का विकास बीजांड काय या अध्यावरण की किसी दुगुणित कोशिका से बिना निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन के होता है, उसे बीजांड कहते हैं। और दूसरा युग्मकोद्भिद, क्योंकि बीजांड में एक ही है,
निषेचन और अल्पशोषण के भ्रूण का विकास हो। लेकिन अब तक जितने भी प्रयोग हुए उनमें ये कहीं जानकारी नहीं आई है कि प्रतिमुखी कोशिकाओं से भी भ्रूण बनता हो। अगर नहीं होता तो इसको दे लो, ठीक है। तो ये अंड कोशिका जिसको हम मादा युग्म कहते हैं ये भी अगुणित है और दोनों सहायक कोशिकाएं भी क्या है, अगुणित है। तो अब इसकी परिभाषा हो जाएगी क्या, जब किसी भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका से हो, अगुणित यानी कि अंड कोशिका से हो, तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन, अनिषेक माना बिना निषेचन के ही जनन होना। क्या कहा मैंने फिर से, क्योंकि इसके अंदर मैंने कहा था ये भी क्या है, अगुणित है, ये भी अगुणित है। और आमतौर पर कह देते हैं कि आपको प्रतिमुखी कोशिकाओं से या अंड समुच्चय के किसी अगुणित कोशिका से हो, लेकिन आज तक की जानकारी के अनुसार प्रतिमुखी कोशिकाओं से कभी भी भ्रूण का निर्माण नहीं देखा गया है। तो क्या बचता है, बीजांड द्वार वाले 1 2 3 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका, तीनों के तीनों ही अगुणित हैं। तो जब किसी भ्रूण का विकास भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका से यानी इससे हो, ठीक है, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और यदि सहायक कोशिकाओं में से हो, लिख तो हमने नहीं, ये प्रतिमुख वजह से उनसे होता नहीं है। और यदि भ्रूण का विकास और यदि भ्रूण का विकास अगुणित सहायक कोशिकाओं से हो तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। क्लियर है, दो चीजें, या तो अगुणित अंड कोशिका से हो तो अनिषेक जनन, तो भी वो युग्मकोद्भिद वाला है। और यदि अगुणित सहायक कोशिकाओं में से किसी से हो तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। ये भी युग्मकोद्भिद, यानी क्या मतलब है कि युग्मकोद्भिद दो प्रकार का, एक अनिषेक जनन अगुणित अंड कोशिका से और दूसरा अपयुग्मन यानी कि किससे, अगुणित सहायक कोशिकाओं से। ये हो गया आपका असंग जनन। असंग जनन के दो प्रकार, कौन सा, नंबर 1 बीजाणुद्भिद 2n कोशिका से, जो बीजांड का या अध्यावरण से हो, और युग्मकोद्भिद जो n हो भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से। और किसी भी जो कह देते हैं, मैंने पहले बताया प्रायः इनसे नहीं होता, तो बचते हैं ये वाले 3, और उसमें से भी 2 हैं, एक अंड कोशिका है और 2 सहायक कोशिका है। अगुणित अंड कोशिका से होता है तो वह अनिषेक जनन कहलाता है, और अगुणित सहायक कोशिका से हो तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, सही है। लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, जो कि जयपुर मूल के थे, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, इन्होंने जिन्हें भारतीय भ्रौणिकी विद्याओं का जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन इम्यूनोलॉजी, इन्होंने भी असंग जनन को 2 भागों में बांटा है। इसको ज़रा ध्यान देना। पहला है अनावर्ती असंग जनन यानी कि नॉन रिकरेंट एपोबिक्सिस, और दूसरा पुनरावर्ती असंग जनन अर्थात रिकरेंट। ध्यान से सुने, भारतीय वैज्ञानिक इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने असंग जनन को 2 भागों में बांटा। पहला अनावर्ती यानी नॉन रिकरेंट, और दूसरा पुनरावर्ती यानी कि रिकरेंट असंग जनन, ठीक है। और उसके अलावा इनको फिर कई भागों में बांटा है, जिसमें हम किताब के अनुसार केवल 4 का वर्णन करेंगे। पहला अनावर्ती का,
दूसरा पुनरावर्ती का, तीसरा अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता, और चौथा जो है वो है कायिक परिवर्तन का, कायिक परिवर्तन, क्योंकि उन्होंने उसको और आगे बढ़ा। तो इनमें से मेन तो है दो, अनावर्ती और पुनरावर्ती, फिर इनके भाग हैं जिनसे कुल हम चार का ध्यान रखिए, अनावर्ती, पुनरावर्ती, अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक, और कायिक परिवर्तन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आ जाओ पहला अनावर्ती, चीजें वही है, लोग ध्यान रखना। अनावर्ती इसमें जो है वो जो भ्रूण कोष बनता है, ये भ्रूण कोष है, इसके बाहर बीजांड काय है, इसके बाहर अध्यावरण है, ठीक है। तो बात कर रहा हूं भ्रूण कोष। इस भ्रूण कोष का निर्माण एक अगुणित, इसे एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो कि 2n होती है, इसका विकास एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होता है, 2 होता है। उसका जब अनुसूची विभाजन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती हैं, 2 चरणों में 4 कोशिकाएं बनती हैं, 1, 2, 3 और 4। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो कि दुगुणित थी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से वह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका 4 अगुणित गुरु बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है। और ये 4 अगुणित गुरु बीजाणु जो है n होती है, गुरु बीजाणु होती है, गुरु बीजाणु होती है, तो ठीक होती है। तो इनमें से 3 तो हो जाते हैं अपहरासित, जो हमने बीजाणु के दौरान बताया था। केवल एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है, केवल एक, और उस एक सक्रिय गुरु बीजाणु से क्या बनता है, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष का निर्माण होता है, भ्रूण कोष का निर्माण होता है, ठीक है। और आपको पता है ये बीजाणु का ये जरूरत है नहीं, तो ये बन गया गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का 2n अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में, पहले चरण में 2, अगले चरण में हरे से 2 यानी 4, उनमें से 3 हो जाते हैं प्राय अपहरासित, डीजनरेट। केवल एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु होता है जो कि निभाग की तरह होता है, और उसके लगातार विभाजन से एक अगुणित, चूंकि ये अगुणित है इसे बनने वाला भ्रूण कोष अगुणित हुआ। और इस अगुणित भ्रूण कोष में 3 कोशिकाएं काम होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं जो कि निभाग की तरफ होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं ये होता है निभाग की ओर, और 3 कोशिकाएं होती हैं यहाँ बीजाणु द्वार की तरफ, जिन्हें कहते हैं अंड समुच्चय, अंड समुच्चय कहते हैं, ठीक है। और उसमें से बीच की कोशिका जो है वो कहलाती है अंड कोशिका या मादा युग्मक n, और 2 कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं ये जो होती है n। अब प्रश्न है अनावर्ती। इस प्रकार के असंग जनन में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष का निर्माण होता है। इसको मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष भी कहते हैं, या भ्रूण कोष का निर्माण होता है। और उस भ्रूण कोष की किसी भी अगुणित कोशिका से, फिर वही आ गया सारी कोशिकाएं अगुणित हैं, तो 20 की है दुगुणित, इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि अगुणित से होना है। इस भ्रूण कोष की अगुणित कोशिका से क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, उसे अनावर्ती असंघनन कहते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अब तक ये नहीं देखा गया कि निभाग वाली प्रतिमुखी कोशिकाओं से भी भ्रूण बनता है, इनसे प्राय नहीं बनता। अब तक कोई वैज्ञानिक रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या बच गया, बीजाणु द्वार वाले 3 कोशिकाएं जिन्हें अंड समुच्चय कहते हैं, जिनमें एक कोशिका अंड कोशिका और 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं। तो अब प्रश्न ये है कि अनावर्ती प्रकार के असंघनन में जो भ्रूण कोष है वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है, जो कि अगुणित होता है, और उस अगुणित भ्रूण कोष के अगुणित कोशिकाओं से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। उसमें भी 2 शर्त है, या तो अंड कोशिका से बनेगा या सहायक कोशिकाओं से बनेगा, ठीक है। और यदि उस अगुणित भ्रूण कोष के अगुणित यानी n अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो
इसे पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अगुणित अनिषेक जनन। अगुणित अनिषेक जनन, ये प्रोफेसर माहेश्वरी के अनुसार है। ठीक है, और यदि इन दोनों से होता में से किसी एक से होता है तो उसे कहेंगे अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अपयुग्मन। और इसका अध्ययन सबसे पहले एक साइंटिस्ट जॉर्ज जेनसन ने 1928 में किया था। इसका जब अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अगुणित अनिषेचन कहते हैं। और इसका अध्ययन जॉर्ज जेनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में किया था। ठीक है, क्योंकि अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है उसे अगुणित अनिषेचन। हाँ, दूसरा मैंने कहा था कि यदि अगुणित सहायक कोशिकाओं में से किसी एक से होता है तो उसे अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। और ऐसा मक्का और धतूरा में देखा गया है। मक्का और धतूरा में, और उनमें क्या था? अंड कोशिका से, वो भी अगुणित बन रहा था। लेकिन मक्का और धतूरा में सहायक कोशिकाओं से भी भ्रूण का निर्माण होते हुए देखा गया है। तो पहला था अनावृत्ति, जो मैंने बता दिया कि अगुणित भ्रूण कोश अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो भ्रूण बीजाणु बनता है वो अगुणित होता है। अगुणित भ्रूण बीजाणु से अगुणित भ्रूण कोश बनता है और उस अगुणित भ्रूण कोश के अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, या तो अंड कोशिका से हो या फिर अंड समुच्चय सहायक कोशिकाओं से हो। अंड कोशिका से होता है तो अगुणित अनिषेक जनन, और अगुणित सहायक कोशिका से होता है तो अगुणित अपयुग्मन। और ये घटना मक्का और धतूरा में देखी गई है और इसका अध्ययन जॉर्ज जेनसन ने 1928 में किया। अब आता है दूसरा आपका पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में अब यहाँ हमने कहा अर्धसूत्री विभाजन जो है, यहाँ पर दुगुणित, आपने सुना भाई कुछ कहा प्रसूतक या आर्किस्पोरियल सेल। जब बीजांड का विकास हो रहा होता है तो बीजांड के बाह्य त्वचा के नीचे, जो कि अधस त्वचा कहलाती है, ये अधस त्वचा है, और इस अधस त्वचा की कोई एक कोशिका पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है। अधस त्वचा की कोई एक कोशिका पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है, उसे हम कहते हैं प्रसूतक कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल। हाँ, ये अभी 2n है। और जब प्रसूतक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट ना हो, पूर्ण नहीं होता, आधा ही होता है, तो इसका मतलब उससे जो भ्रूण कोश बनता है वो द्विगुणित रहता है। आमतौर पर भ्रूण कोश या मादा यूरोपोवित अगुणित होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है, तो वह से n बनता है। लेकिन यहाँ प्रसूतक कोशिका जो कि द्विगुणित है, उसमें भ्रूण को अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण न होने से जो भ्रूण कोश बनता है वह 2n ही बनता है। और फिर उस भ्रूण कोश की 2n कोशिका से क्या बनेगा? द्विगुणित भ्रूण बनता है। इसलिए इसको पुनरावृत्ति असंचरण कहते हैं। और यह भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 जनन अपबीजाणुता, और नंबर 2 कायिक अपबीजाणुता। ठीक है, इसे कहते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी, और इसे कहते हैं वेजिटेटिव या सोमेटिक कह सकते हैं एपोस्पोरी। ठीक है, पुनरावृत्ति वाले में प्रसूतक कोशिका में अशुद्धन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए जो भ्रूण कोश बनेगा मादा युग्म में वो दुगुणित रह जाएगा। अब वो 2 तरह का, एक जनन अपजनन। अब भ्रूण कोश दुगुणित है तो इसका मतलब इसके जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं ये भी दुगुणित होंगी, 2n और 2n होगा। और इधर अंड समुच्चय है जिसमें 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका है, ये सारे क्या होंगे? 2n होंगे। क्या होंगे? 2n होंगे। तो जब भ्रूण का विकास द्विगुणित भ्रूण कोश की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है, द्विगुणित ये
पूरा भ्रूणकोश द्विगुणित है और इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारे क्या हैं, द्विगुणित है। उन कोशिकाओं में से किसी एक से हो तो उसे जनन अपबीजाणुता कहते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर भ्रूणकोश द्विगुणित है, पूर्ण है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस द्विगुणित भ्रूणकोश या मादा यौनकोद्भिद की किसी भी द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण का विकास होता है तो उसे जनन अपबीजाणुता कहते हैं। और इसके अलावा भ्रूणकोश के बाहर, भ्रूणकोश तो द्विगुणित है ही है, फिर उसके बाहर बीजांडकाय, उसके बाहर अध्यावरण, ठीक है, ये ऑलरेडी द्विगुणित है। बीजांडकाय द्विगुणित होता है, अध्यावरण द्विगुणित है। ठीक है, तो इन अवृत द्विगुणित बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी एक कोशिका से पहले भ्रूणकोश बनता है। ध्यान से सुनिए, जब भ्रूणकोश के बाहर अध्यावरण या बीजांडकाय की किसी द्विगुणित कोशिका से पहले द्विगुणित भ्रूणकोश बनेगा, ठीक है, वो भी द्विगुणित होगा और उस द्विगुणित भ्रूणकोश से फिर क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होगा, तो इसे कहेंगे कायिक अपबीजाणुता। ध्यान रहे, भ्रूणकोश के अंदर की कोशिकाओं से जनन अपबीजाणुता, भ्रूणकोश के बाहर बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से पहला भ्रूणकोश और फिर भ्रूणकोश से भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसे कहेंगे कौन सा, कायिक अपबीजाणुता। और तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता सिंपल है। ये अपस्थानिक भ्रूणता को बीजाणुोद्भिद असंजनन भी कहते हैं, जो कि हेम्स ओरिकुलर में कहा शुरू में। अर्थात क्या होता है, जब किसी बीजांड के भ्रूणकोश के बाहर, बीजांड के भ्रूणकोश के बाहर, भ्रूणकोश के बाहर या तो बीजांडकाय से या फिर अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से, अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होता है, तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुोद्भिद असंजनन अंग्रेजी में कहते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। पुनरावृत्ति में दो थे, एक अनावर्ती, एक पुनरावृत्ति में एक था जनन अपबीजाणुता, एक कायिक अपबीजाणुता। कायिक अपबीजाणुता भी यही था। फिर कायिक अपबीजाणुता में पहले बीजांडकाय या अध्यावरण से द्विगुणित भ्रूणकोश बनता है, फिर द्विगुणित भ्रूणकोश से भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ सीधे बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुण से सीधे भ्रूण का विकास हो जाता है, अर्थात यहाँ भ्रूणकोश की आवश्यकता नहीं होती, जिसको अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। और चौथा था आपका कायिक प्रवर्धन। कई पौधों में पुष्पों के सामने, आमतौर पर एक पत्तियां है, शाखा है, यहाँ पर पुष्प निकलता है, लेकिन कई पौधों में पुष्पों के स्थान पर एक पत्र प्रकलिका या कायिक प्रवर्ध बन जाता है, पुष्प नहीं आता। ठीक है, कई पौधों में पुष्पों के स्थान पर एक सघन ठोस संरचना पत्र प्रकलिका या प्रवर्ध बन जाता है और वह मातृ पौधे से अलग होने से पहले ही अंकुरण करने लगता है और नए पौधे में विकसित होता है। ये हमने पहले पाठ में पढ़ा था, वहां पे जहाँ कहा था पत्रकंद या जननांग, ये पत्रकंद भी है, जननांगों द्वारा भी है। ठीक है, तो क्या कहा, कई पौधों में पुष्पों के स्थान पर पत्र प्रकलिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बल्बिल, और प्रवर्ध्य वेजिटेटिव प्रोपेगुली, इसका निर्माण हो जाता है और वह मातृ पौधे से अलग होने से पहले ही वह अंकुरित होने लगता है और बाद में जब अलग हो जाता है तो नए पौधे को जन्म दे देता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्याज है, ओनियन, प्याज, अगेव, इसको रामबास कहते हैं, अगेव या रामबास, और एक है रतालू यानी कि डायोस्पोरिया। तो इस तरह से हमने असंजनन के बारे में बताया। कल इसके बारे में हम कहेंगे, इसका महत्व, अनिषेक, विस्तार,
सूक्ष्म परिवर्तन और बहुगुणता। कल की शायद हिंदी मीडियम में डालेंगे पहले, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पूरा नहीं पाएगा, तो कल के लिए इतना ध्यान रखिए। कोई नहीं, 40 होगा।